अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल होते ही अमरीका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा जाने के हौसला अफजा बयानात अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुआहदा हो सकता है, लेकिन अमरीकी सदर अब भी मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक तरफ वो लिख रहे हैं कि ज़्यादातर मामला तय हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसी तस्वीर लगाते हैं जिसमें अमरीकी जहाज़ ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले करता हुआ दिखाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है एडियोज़, यानी बाय बाय, फिर मिलेंगे। इसका कुछ इस तरह का मतलब होता है। इस तस्वीर के चंद घंटे बाद उन्होंने लिखा कि साबिक़ सदर ओबामा की डील ईरान के साथ अच्छी नहीं थी। उनकी इंतज़ामिया जो डील कर रही है वो बिल्कुल ओबामा के बरक्स है। ट्रंप ने अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वक्त बहुत आराम से ज़रा काम करें, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की गैर संजीदगी एक बार फिर मामलात ख़राब कर सकती है या कर देगी। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, वो अमरीकी मीडिया के थ्रू आ रही हैं और उन्हीं के मुताबिक ईरान 60 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बगैर टैक्स के खोल देगा, बारूदी सुरंगें हटा देगा। जो उनका जौहरी प्रोग्राम है इसे महदूद करने के लिए मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। इसके बदले अमरीका ईरानी बंदरगाहों से मुहासरा ख़त्म करके कुछ पाबंदियों में नरमी करेगा ताकि ईरान आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फरोख्त कर सके। इस अहम वक्त में नाज़रीन, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं चाहता। कौमी सलामती से मुतालिक कोई भी फैसला रहबर आला की मंजूरी के बगैर नहीं किया जा सकता। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन इसके बरक्स पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ये दावा कर रही है कि अमरीका के साथ मुआहदे में ईरान की जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई यकीन दहानी शामिल नहीं है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अगर मुआहदा हुआ तब भी ईरानी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहेगी और बहरी गुजरगाह से ट्रांजिट मैरी टाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अफजूदा यूरेनियम को लेकर अब भी ईरान और अमरीका के मुतज़ाद बयानात क्यों आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल का जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मुझे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमान हैं, साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। साथ साथ जौहर सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमान हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गीती आरा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तारिक साहब, आपसे सर बात का आगाज़ कर लेते हैं। कल रात तो हम तमाम लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे जिस तरह की इत्तलात और खबरें आना शुरू हुई थी कि चंद घंटे महज और 24 घंटे के अंदर अंदर कोई मुआहदा तय पा जाएगा। लेकिन अगेन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो एक मुतज़ाद रवैया देखते हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि खुदा न खास्ता फिर तो उनका ये रवैया मामलात को ख़राब नहीं कर देगा जो रिसेंट पास्ट में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। देखिए, ट्रंप साहब तो मैं इस मामले को ख़राब नहीं करेंगे और दोनों ईरान और जो ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं एक विनिंग नैरेटिव पे ये अपने अवाम को देना चाहते हैं कि हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत की है और हमने अपने किसी भी जो है नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज। जो स्पॉइल कर सकता है वो नेतन्याहू है और ये पहली दफ़ा हुआ मैं देख रहा हूँ कि नेतन्याहू को जो ट्रंप साहब है बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे और उनको जो है ही हैज बीन कट टू हिज साइज और वो परेशान है। और उसका पहले बयान भी आया कि पाकिस्तान हमारे अमेरिका से तल्लुकात खराब कर रहा है। देखिए पाकिस्तान कितनी बड़ी कामयाबी और साथ ही यहाँ पे एक C-130 का जिक्र हुआ कि देखें जी वो ईरान का पाइप किया हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो किसी कोई चीज छुपाई नहीं थी, तो वहां भी नेतन्याहू एक्सपोज हुआ और CBS भी एक्सपोज हुआ। और अब कल ही देखें ये मायदे की खबरें आनी शुरू हुई और आज सुबह देखें जाफर एक्सप्रेस का कोयटा में कैंट से सिटी जा रही थी तो वहाँ इंसिडेंट हुआ। तो ये सारे देखें इनकी जो ताने बाने हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग हैं जिसमें इंडिया शामिल है, उसमें एक हद तक अफगानिस्तान और इजराइल भी किसी हद तक शामिल है, सपोर्ट कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है हनूद और यहूद का। तो लेकिन देखिए अब जो चीज सामने आई है, ट्रंप ने 8 हेड ऑफ स्टेट से बात की है जिसमें सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट और उर्दन के बादशाह, कतर के, बहरीन के, तुर्किया और हमारे फील्ड मार्शल साहब।
और मार्को रूबियो का बयान आया कि सब बातचीत कर रहे हैं गल्फ के स्टेट्स भी, बट उनकी अपनी कंपल्शंस हैं या अपनी सेंसिटिविटी है। जी, जी। जो मेन निगोशिएटर है जी। वो पाकिस्तान है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो ये देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अनप्रेसिडेंटेड इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हिस्टोरिक मोमेंट है जी। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो उसको कह रहे हैं, मैंने पढ़ा है मीडिया में जी। कि इसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहा जाएगा और इस्लामाबाद में ये साइन होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। जौहर साहब, ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के इस तनाजुर में भी कि जब आगाज़ हुआ था माहिदे के हवाले से तो 15 पॉइंट्स आ रहे थे अमेरिका से, 10 पॉइंट्स आ रहे थे ईरान से, इन तमाम को 9 पॉइंट्स पर लेकर आना और फिर हमारे सामने इस तरह की चीज़ आना कि जिससे लगता है कि शायद दोनों ममालिक के बारे में जो कहा जा रहा था कि फेस सेविंग लेना भी चाह रहे हैं, अपनी अपनी आवाम को भी मुतमईन करना है, तो एक ऐसा मुआहदा सामने आएगा जो विन विन सिचुएशन होगी दोनों कंट्रीज के लिए। ये भी तो एक पाकिस्तान की ही बड़ी कामयाबी है इस पॉइंट तक लेकर आना। जी आपने सही कहा, बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त जो सारी दुनिया ने देखी है और उसकी बल्कि बहुत ज़्यादा सताइश भी हो रही है। बहुत ही मुश्किल तरीन मराहल से एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस लेके आया है। अच्छा, अभी जो है देखिए जिस वक्त सिचुएशन है वो अहम है उसका जानना। देखिए एक तरफ हम बहुत करीब हैं एक फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग के जो एक MOU की सूरत में हो सकती है और फिर उसके बाद एक या 2 माह का वक्त होगा जिसमें नेगोशिएट करने हैं वो जो सबसे अहम तरीन इशूज़, खुसूसन जो न्यूक्लियर इशूज़ हैं और बाकी जो सीक्वेंसिंग है उसकी सैंक्शंस रिलीज़ की और ड्रॉ डाउन है और बहुत से जो बाकी ज़मनी उसके साथ इशूज़ हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ देखें बहुत ज़्यादा पेशरफ्त होगी, बहुत ज़्यादा करीब है और ये उसी डिप्लोमेसी का नतीजा है जो पाकिस्तान ने किया है। उससे पहले की सिचुएशन आपको पता थी कि वो ट्रम्प तो ट्यूसडे को कह रहे थे कि मैंने तो बस जो है ना ऑर्डर करना था, वो तो तैयार थे, फिर कुछ इंटरसेशन भी हुई, लेकिन अभी भी कुछ अमूर जो है ना तशना तलब है। वो क्या है? देखिए एक तो ये चीज़ है कि ईरान अप फ्रंट जो है ना वो चाहता था कि अप फ्रंट उनको, और मैं ये कहता रहा हूँ कि वो अप फ्रंट सैंक्शंस रिलीफ चाहते हैं और अप फ्रंट चाहते हैं कि कुछ उनको वो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स मिले। अच्छा, इसमें अब ये बात ही चल रही है कि इस 2 माह के दरमियान भी उनको इजाज़त होगी अपना तेल बेचने की, यानी कि एक किस्म की जो आर्जी अबूरी एक सैंक्शंस रिलीफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक वो इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे थे, वो $25 अरब कह रहे थे कि हमें उन्हें शुरू में ही मिले। बात अभी $6 अरब की चल रही थी उसमें। लेकिन इसमें देखें अब मसला क्या है। अब नए हुर्मुज़ के साथ ही साथ उसका मामला है, उस पर ईरानी कहते हैं ठीक है जी हम जाने देंगे सारी बहरी जहाज़ों को, लेकिन वो हमारे कंट्रोल से ही गुजरेंगे। अभी बड़े सख्त कुछ बयानात भी मोहसिन रज़ाई जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके आए हैं, कुछ और भी बयानात ईरान में आए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। वहाँ पे देखें लिंडसे ग्राहम तो है ही, वो तो हार्ड लाइनर है, सबको पता है और इसराइल के बहुत करीब हैं, पर साथ ही साथ माइक पोम्पियो, बहुत से और ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इसके खिलाफ। फिर देखें इसराइल जो है, इसराइलीज एक चीज़ के बहुत ही सख्त खिलाफ हैं कि अप फ्रंट ईरान को कुछ पैसा मिले, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते और ये उनकी भी एक किस्म की रेड लाइन है। तो मैं ही समझता हूँ, इसलिए मैंने कल भी ये कहा था कि बिल्कुल इस वक्त जो है ना हम बहुत करीब हैं एक जो है ना इनिशियल जो फ्रेमवर्क है अंडरस्टैंडिंग का, लेकिन फिर भी देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी एज वी स्पीक तो एक इंटेंस डिप्लोमेसी चल रही है और इसीलिए आपको ये मुख्तलिफ थोड़ी सी आवाज़ें और मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स जो हम देख रहे हैं और वो दोनों तरफ से हैं, वो अमेरिका में भी हैं और ईरान में भी है। और इजराइल की बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, इजराइल बहुत बड़ा स्पॉइलर इसमें रहा भी है और रहेगा भी, और वो आखिर तक नहीं जाएगा कि किसी किस्म का कोई मुआहदा हो जाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। गीती, जब हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे थे तो उस वक्त भी मैं अपने मौजूद मेहमानों से स्टूडियो में यही बात कर रही थी, यही पूछ रही थी कि कुछ ऐसी इत्तलात और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में नहीं होती है कोई साइनिंग सेरेमनी तो पाकिस्तान की ही किसी एम्बेसी में, अगर किसी भी कंट्री में हो रही होगी तो पाकिस्तान की ही किसी एम्बेसी में हो रही होगी। आपके पास क्या इत्तलात हैं कि जो भी मुआहदा हो रहा होगा या जो भी अंडरस्टैंडिंग साइन हो रही होगी फर्स्ट स्टेप पर भी इनफैक्ट वो पाकिस्तान में ही होगी? क्या मूड देख रही हैं आप वहां पर? जी थैंक यू। इसका कोई ऑफिशियल वर्ड तो जाहिर है इसके ऊपर नहीं है और ये बहुत ज्यादा इस वक्त स्पेकुलेशन जो हैं उनका गढ़ बना हुआ है डीसी, जो कि अक्सर बना रहता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और जहां तक आपने ये बात की है उसमें 2 देखी चीजें हो सकती हैं और ये हो सकता था मेरे ख्याल से अगर उनका कोई यहाँ रिप्रेजेंटेटिव या डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अमेरिका के ईरान के साथ होते। हमारी एम्बेसी तो मौजूद है लेकिन ईरान से कौन होगा,
तो और ईरान के लोग या कोई भी ऑफिशियल या कोई भी गवर्नमेंट का इस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो यूएस में आएगा, क्या वो फील करेंगे सेफ अपने आप को? तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है कि पाकिस्तान की एम्बेसी हो और somebody would fly in from Iran to sign that MOU. तो it seems a little far-fetched. और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मेरा ख्याल है कि उसके इम्कानात ही ज्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि बार बार आपने देखा है कि पाकिस्तान के जो किरदार है एक बड़ा अहम मीडिएशन का, उसको डाउन प्ले करने की भी कोशिश करते रहे हैं, स्पेशली इंडिया जो है। और इसराइल और नेतन्याहू तो एक अजीबोगरीब किस्म का एक इंटरव्यू दे के बैठ गए थे जिसमें अजीबोगरीब उन्होंने इल्जाम भी लगा दिए थे पाकिस्तान में। तो एक बहुत अजीब किस्म की एक एनिमोसिटी है। तो पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे कि अमेरिकन ऑफिशियल्स या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा है कि हमारे लिए सबसे भरोसामंद जो इस वक्त मीडिएटर है वो पाकिस्तान ही है। तो ये मेरा ख्याल है काफी अच्छी चीज है कि वो क्लियर है, वो इतना कोई परसुएड नहीं हो रहे। हालांकि सदर ट्रम्प जो हैं वो कई बार दाएं बाएं काफी किस्म की बात भी कर जाते हैं, और अभी भी आपने देखा कि आज भी कह रहे थे अपनी एक ट्वीट में अपने सोशल मीडिया पे कोई इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, हालांकि कल तक बिल्कुल करीब है, सब कुछ है। जैसे आपके कह रहे थे कि आराम से काम करें, कोई हमें जल्दी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये आपने एक अच्छा पॉइंट दिया कि अनप्रेडिक्टेबल वो जितने भी हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के मामले पर वो अभी एक ही जो है वो उनका जो उन्होंने लाइन है वो उन्होंने खींची हुई है और उसी के ऊपर ही उसी को ही वो फॉलो कर रहे हैं। तारिक साहब मुझे ये फरमाइए सर, जिस तरह से अभी जॉर्ज साहब ने भी ये बात की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला देख लें हम या यूरेनियम पर इख्तलाफ हम देख लें, तो वो ईरानी हुकूमत के थ्रू से नहीं आ रहे इस तरह के स्टेटमेंट्स, लेकिन यस IRGC की तरफ से हमें बहुत हार्ड स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर IRGC मुत्तफिक नहीं है तो क्या मुआहिदा हो सकता है? क्योंकि जो रहबर आला हैं उन्होंने ही तो मंजूरी देनी है ना, तो उनकी मंजूरी के बगैर ये मुआहिदा हो सकता है? वैसे देखिए IRGC भी जो रिपोर्ट करती है वो रहबर आला को रिपोर्ट करती है, और ठीक है बयानात वगैरह दे सकते हैं, जैसे हम देखते हैं मीडिया में मिलिट्री कमांडर बयान दे देते हैं, बट अल्टीमेटली जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसी की फाइनल उसका वर्डिंग होती है, और इसमें रहबर आला है। तो जो कुछ भी ईरान कर रहा है वो रहबर आला की कॉन्सेंट से कर रहा है और आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन है। देखिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है वो देखिए एस्टैब्लिश है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, दोनों साइड से एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली जाती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ईरान ने अपनी ज्योग्राफिकली उसकी जो कंटिन्यूटी थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसको यूज किया है, और आधा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो जैसे 21 नॉटिकल माइल है तो 10.5 के करीब नॉटिकल माइल ईरान का है, 10.5 नॉटिकल माइल ओमान का है। ये तो टेनेबल ही नहीं है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, कोई उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। सही जी, लेकिन साथ लिंक करते हैं कि हमारी पोर्ट से उठाएं जो ब्लॉकेट किया हुआ है, और सैंक्शन हटाएं और हमारे एसेट्स को अनफ्रीज करें। तो ये पोस्टरिंग हो रही है, तो ये देखिए ऐसे मतलब मीडिया के बयान दे रहे हैं, इसमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, और न्यूक्लियर में ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जो कुछ हमने एनरिच किया हुआ है उसको हम कैप करेंगे, और हम ये कहने को तैयार हैं अपनी पोजीशन, जैसे पहले कहते रहे कि हम न्यूक्लियर जो है वेपन ग्रेड जो है कोई चीज नहीं बनाएंगे। वैसे सर ये सारी सिचुएशन में ये जो नई चीज आई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आई है, अदरवाइज तो सारा ये दोहा में भी ये सारी चीजों के लिए रेडी हो गए वो थे। ना JCPO में था, ना पिछले साल जून की जंग में था, ये तो बाई प्रोडक्ट है कि ईरान को दीवार से लगाया गया तो उसने अपनी जोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए वहां उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक। और ट्रम्प साहब की जहां तक बात है, देखें वो जो उनके ज़हन में आता है वो कह देते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए, और पाकिस्तान ने सही समझा है, और हमारे फील्ड मार्शल भी और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर उनको सही समझे हैं। उन्होंने कहा देखिए आपने जंग रुकवाई और आपने 35 से 50 मिलियन लोगों को बचाया, और ट्रम्प उसमें क्या कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जब मैं ये सुनता हूं मुझे अच्छा लगता है। तो हमारे जो पाकिस्तानी है वो उसको सही समझे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें पॉजिटिव हैं, सो फार सो गुड, और आगे स्पॉइलर जरूर होंगे, बट इंशाल्लाह ये मुआहिदा होगा। और देखिए किसी एम्बेसी में नहीं होगा, ये स्टेट लेवल पे होगा। बिल्कुल ठीक। और कोई दुनिया में ऐसी और जगह नहीं है जहां ईरानी और अमेरिकन कंफर्टेबल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पाकिस्तान में होगा एग्जैक्टली इंशाल्लाह। सर जॉर्ज साहब मुझे ये फरमाइए कि जिस तरह से बात हमने की अभी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जब मामला आया तो उनको तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मिल गया ना ईरान को, कि उन्होंने अपनी जोग्राफियाई हदों के हवाले से अब वो बात करना शुरू हो गया, और ये अब बाकायदा मुआहदे का हिस्सा बनने जा रही है चीज। लेकिन अमेरिका को इससे क्या हासिल हुआ इस सारी सिचुएशन से? अब ये मुआहदा हो भी जाता है तब भी वो जो सारी सिचुएशन है वो जंग से पहले वाली हो जाएगी अब अमेरिका के लिए स्पेशली।
देखिए जहां तक अब नए हुर्मुज़ का मामला है, अच्छा उस पर अब ये बात जो है ना, ये ठीक है कि टोल तो वो नहीं लेंगे, लेकिन उस पर मसला ये भी है कि क्या उनकी, जिस तरह उन्होंने अभी मोहसिन रज़ाई ने ये कहा है कि जी हम लाइसेंसेस इशू करेंगे और हमारे से इजाज़त लेके जाएंगे, तो ये एक सीरियस इशू है, बिकॉज इसका मतलब है कि वो रेगुलेट करेंगे, तो उसकी जो है ना, अब जाहिर है कि अमेरिकन नहीं चाहते इस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो। इसी तरह न्यूक्लियर के ऊपर वो कैप नहीं चाहते, वो रोल बैक चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि आप अपना, आपके पास जो अफजूदा यूरेनियम है उसको आप वो तो हमें दे दें या आप किसी और को दे दें। ईरानियंस कहते हैं कि हम इसको डाउन ब्लेंड करते हैं, कि उसको 60% से हम से नीचे ले आते हैं, उसको उसके केमिकल प्रोसेस। हालांकि जून में ट्रम्प साहब वो सब खत्म कर चुके थे जी। लेकिन अब जो बात आपने की, और फिर दूसरा मसला उसका भी है ना, सस्पेंशन, उससे भी जो ज्यादा अहम चीज है कि सस्पेंशन जो है कितने साल की होगी, कि जिसमें वो जीरो एनरिचमेंट मांगेंगे ना, क्या वो 20 साल की होगी जो अमेरिकन चाहते हैं, या अमेरिकन या ईरानी 5 साल कहते हैं। तो खैर ये मसाइल चले बाद में भी हल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो डिटेल्स में जाएंगे ना। अब इससे हासिल क्या होगा उनको, ये आपका जो सवाल था ये अहम है। और इस पर ट्रंप का वो बयान दोबारा से कि जी JCPO जो है बदतरीन मुआहिदा था, जो वो कह चुके हैं तारीख का बदतरीन मुआहिदा। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है, JCPO कहता था कि जी आप एनरिच कर सकते हैं 3.67% तक, जो कि सिविलियन न्यूक्लियर लिमिट है, और साथ ही साथ उसमें ये इजाज़त थी कि जो मेडिकल आइसोटोप्स हैं उसके लिए आप कुछ ज़्यादा, हम वो ईरान खुद नहीं कर सकता था, उनको बाहर से वो दिया गया था 10% तक जी। अच्छा, अब जो है ना, ट्रंप कहते हैं नहीं, इजराइल भी कहता है कि नहीं, सारी जंग इस बात पे शुरू हुई थी कि नहीं जी 3.67 नहीं, 0% आपने करना ही नहीं है। मतलब आपको, हमें एक फ्रीज चाहिए, वो शुरू में तो वो इंडेफिनेटली फ्रीज चाहते थे, बाद में 20 साल पे आगे, अभी बात 10 साल की या 12 साल की हो रही है, कि जिसमें कोई एनरिच होगा ही नहीं। मतलब असल मामला ये है कि सेंट्रीफ्यूजेस उनके ना चलें, ये वो चाहते हैं ना, क्योंकि ईरान के पास हजारों की तादाद में वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उसको एनरिच कर सकते हैं, तो ये मामला है। लेकिन चलें, ये मामला भी बाद में, जो तवील जो मुज़ाकरात 30 दिन के 60 दिन के होंगे, उसमें उसकी डिटेल्स तय होंगी। शुरू में मेरा ख्याल है मसला अभी जो थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा इस वक्त जिस पे बातचीत चल रही होगी, वो दो होंगे। एक तो आपने हुर्मुज़ के मामले पे, दूसरा ये है कि ये जो अपफ्रंट बात है कि जी उनके कितने एसेट्स शुरू में जो ईरानी चाहते हैं कि साइन करते ही अनफ्रीज किए जाएं, वो जो $6 बिलियन की बात चल रही, क्योंकि उस पर मेरा अंदाजा है कि इसराइल को उस पर बहुत सख्त इख्तलाफ होगा। और साथ ही साथ जो है ना, ये ड्रॉ डाउन की भी एक बात हो रही है कि अपनी फौजें जो सी हैं जिस वक्त वहाँ पे, अमेरिका की तो जाहिर है इस वक्त उस पोजीशन में है ना, बिल्कुल एक बैटल पोजीशन में है, जो तो उससे वो थोड़ी सी ड्रॉ डाउन करें या पीछे हटाएं। तो ये अमूर हैं इस पे, जिस पे इस वक्त बात हो रही है। लेकिन काफी ज्यादा पेशरफ्त हुई है, और पाकिस्तान की मरहून मिन्नत हुई है। एक और गेती, मुझे ये फरमाइएगा कि जिस तरह से अभी कुछ महीनों पहले की बात है, अमरीकी सदर कह रहे थे कि फील्ड मार्शल जो है ना वो ईरान को ज्यादा जानते हैं उनसे, और फिर उनकी ये बात सच होती हुई हमने देखी भी कि आज फील्ड मार्शल उनके किरदार को न सिर्फ दुनिया तस्लीम कर रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि दुनिया को कोलैप्स होने से बचाया है फील्ड मार्शल ने। जी ऐसा ही है काफी। ये तो हालांकि मैं जैसे कहती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट्स बहुत बदली, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उसके हवाले से, सिविलियन क़यादत है, इसके हवाले से बहुत उनका स्टांस जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है सदर ट्रंप का। और उन्होंने बहुत बार जो है वो फील्ड मार्शल की तारीफ भी की है, और वो कहते हैं कि मुझे उन पर काफी भरोसा है। और इस पर काफी तशवीश पाई जाती है बहुत से हलकों में यहाँ पे कि वो ये क्यों कहते हैं ये, और वो बार बार जो है वो इस बात पे स्ट्रेस भी करते हैं। और ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ताना बाना जो है वो अमेरिका की उस इंटरवेंशन की तरफ जाता है जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक जंग का एक माहौल था, जंग हुई थी और वो खत्म हुई थी। उसके बाद जो है ये मामला चेंज हुए हैं, और नोटिसेबली चेंज हुए हैं पाकिस्तान के लिए, के हक में चेंज हुए हैं। तो इसमें जाहिर है कि हमारी जो क़यादत है पाकिस्तान की उसको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो जिस तरीके से आइसोलेशन के ख्वाब देखे जा रहे थे, ये बिल्कुल उसके बरक्स है जिस वक्त आपको सिचुएशन नजर आती है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच गेती, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में साथ मौजूद। तारिक साहब, मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से आपने अपनी बात के आगाज में भी अभी ये जो बलूचिस्तान वाला वाक़या हुआ उसका तस्करा भी किया, सर दुनिया हमारे किरदार को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताकत को, हमारी सिफारतकारी को तस्लीम कर रही है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, रीज़न क्या है कि हम अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उसको संभालने में नाकाम दिखाई देते हैं। अब ये जो बलूचिस्तान का वाक़या है, 14 से ज़ायद अफराद अपनी जान से गए, दहशतगर्दी के वाक़यात हर हफ्ते ही रिपोर्ट हो रहे हैं, सर रीजंस क्या है पीछे? देखिए, इसमें मेन रीज़न मेरा ख्याल ये है कि हमें गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना होगा और लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा जी। हमें ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिनका महवर अवाम हो, एलीट ना हो।
अब मैं देखें खुद 4 साल तक एज ए सीनियर मिलिट्री कमांडर मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ, मैं कोयटा का भी ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ, और मैंने चीज़ों को बड़े क्लोजली देखा है। मैं पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर का भी ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ। देखें वहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मादनियात रखी हुई है। देखिए रिको देख आप तो खुद देख कर आए हैं, अब रिको क्या देखिए प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 44% ऑफ पाकिस्तान का एरिया है जी, और सरदारों के हाथ में हमारे जो सियासी काबरीन है वो खेले हैं और लेवीज रखे हुए थे और वहां जाता कोई नहीं है कि दूर सड़कें नहीं बनी हुई। आज भी देखें उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 37 वो आपस में रोड से लिंक नहीं है। बुक्ती और मरियों का कोलू और डेरा बुक्ती आपस में रोड लिंक नहीं है वहां पे। और मादनियात इतनी है कि आप नाम ने दुनिया और रेयर अर्थ मेटल अब डिस्कवर हुए, क्रिटिकल मिनरल डिस्कस हुए, और वहां ट्रम्प साहब देखें $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एमओयू साइन करके हैं। तो इतनी ज्यादा हमारे रिसोर्सेज हैं इन द शेप ऑफ ऑयल, गैस, मिनरल्स, क्रिटिकल अर्थ मेटल्स कि वहां पे गवर्नेंस इशू है। हमें जो वहां के देखें लोकल जो वहां पे काउंसलर हैं, एमपीएस हैं, एमएनएज हैं, हमें इन्हें फोर्स करना होगा कि अपने इलाकों में जाएं, लोगों के साथ जुड़ें, उनके मामलात को हल करें। और जो वहां सर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने छेड़ दिया और आप बात भी बहुत इंपॉर्टेंट करें क्योंकि आप तो खुद सर्व करके आए हुए हैं, लेकिन मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुझे जॉर्ज साहब का भी कमेंट इस पे चाहिए। सर 2 दिन के दौरान बनू और शिमाली वजीरिस्तान में 27 दहशतगर्द मारे गए, फोर्सेस कार्रवाइयां भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन दहशतगर्दी के वो रुक कर नहीं दे रही है। वजीर दाखिला ये तक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि एक जो दहशतगर्द है ना वो एक एसएचओ की मार है। वो मार कब पड़ेगी सर बलूचिस्तान में? क्यों वो मार नजर नहीं आ रही है? ये जनरल साहब ने सही कहा। देखिए बिल्कुल 2 pronged स्ट्रेटेजी चाहिए। एक तो जाहिर है बाहर से जो उनकी मदद हो रही है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान उस पे, और पाकिस्तान ने उस पे तो बहुत कुछ किया, जो बड़ी एक और मैं उस पर काफ़ी बार कह भी चुका हूँ, सारा एक अर्रे ऑफ जो हमारा स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं हमने इस्तेमाल भी किए। लेकिन मुल्क के अंदर भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि देखें हमें पीपल सेंट्रिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस वक्त एक गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। और जब तक वो नहीं होगा, डिप्रीवेशन ख़त्म नहीं होगी और जो बुनियादी मसाइल हैं वहाँ पे वो ख़त्म नहीं होंगे, तो फिर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको तो मौका मिलता रहेगा कि वो लोगों को जो है ना गलत सिमत में उनको बहका सकें। और इसलिए बहुत ज़रूरी है ये कि हम जो मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। डिस्कनेक्ट की वजह से जो है ना ये मसाइल जन्म लेते हैं। हम खुद भी वहाँ पर इसी तरह के मसाइल देख कर आते हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। वज़ीर आज़म का दौरा है चीन और यहाँ पर $5 अरब के मुआहदों के हवाले से बातचीत हो रही है। कितना सूदमंद है ये दौरा, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अशफाक तोला साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर सबसे पहले तो ये बताइए इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, सरमायाकारों के लिए, सरमायादारों के लिए, ताजरों के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है सर ये दौरा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण। देखें बहुत शुक्रिया। अगर आप देखेंगी ना तो पाक चीन दोस्ती हमेशा बहुत मौजूद रही है और आपको हमेशा पता है चाइना ने हमेशा हमें हर वक्त मदद। एक्चुअली हम खुद पीछे हटे थे और सीपैक में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से हम बैकआउट हुए और अगर हम नहीं होते तो आज हमारी मईशत किसी और शेप थी और हम माशाल्लाह काफी आगे निकल। अब हमें एक और चांस मिला है, पीएम साहब गए हैं, 5 अरब के मुआहदे हुए हैं, पहले ही आपके पास कोई 50 अरब के मुआहदे मौजूद है सीपैक में, तो मैं ये समझता हूँ उनको भी इन्फोर्स करना चाहिए, स्पेशली ग्वादर को बनना चाहिए। बाकी तो चीजें वो बननी चाहिए। बिल्कुल जो हमारे पास जो काम की चीजें हैं वो नहीं बनी और सारे पावर प्लांट बन गए जो आज हमारे सर पे एक मेरा ख्याल है बोझ लेकर। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अहम दौरा है। इसके साथ पूरी आपकी मिनिस्टर जो मैंने देखा, इंडस्ट्री सारे लोग मौजूद हैं, आपके आईटी सब मौजूद है, प्लानिंग मिनिस्टर मौजूद है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली है, फॉरेन मिनिस्टर भी है। तो इसका मतलब है मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी और ये सिग्निफिकेंट इवेंट है हमारे लिए भी। 75 years of पाक-चाइना रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप पूरी। अशफाक साहब कहा यह जा रहा है सर कि $5 अरब के एमओयू साइन होंगे। प्रॉब्लम यह है कि हर बार हम देखते हैं एमओयूज तो साइन हो रहे होते हैं लेकिन फिर ये ग्राउंड इन्वेस्टमेंट में तब्दील नहीं होती है। मैं चाह रही हूँ जरा वजीर आजम ने जो गुफ्तगू की है ना उसका कुछ हिस्सा आप सुनिए, फिर इस पर कमेंट कीजिएगा। We have signed MOUs of worth billions of dollars. 30% of these MOUs have been converted into agreements. In the next 5-7 years,
we expect that we can increase our agri-product trade to China by about $10 billion. Labor in China today has become pretty expensive. We would like to invite you to come to Pakistan. अशफाक साहब, देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने देखे ना, मेन यही है हमारी रेड टेपिज्म और IMF का जो प्रोग्राम है ना, वो हमारे लिए सारी चीजों की रुकावटें और हमारी अपनी पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना। देखिए, आप SIFC के तहत आपने ग्रीन पाकिस्तान शुरू किया था और उसके तहत आपको 9.1 मिलियन हेक्टर आपने कल्टीवेट करना था, अदर देन जो 22 मिलियन हेक्टर हम अभी। तो वो अगर आप कर लेते और अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले लेते तो मेरा ख्याल उसमें कुछ स्ट्रक्चरल इशू भी थे SIFC के लिए अपने, और कुछ हमारी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज भी थी, कुछ लीगल फ्रेमवर्क के मसले। क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जी बाहर से लोग आए, लैंड ले लें और वो अपना काम करें। ऐसे कोई भी नहीं आएगा जब तक आप अपना स्टेक FDI में नहीं रखेंगे ना। मैं नहीं समझता कि कोई बाहर से आके वो स्टेक देगा। आपको स्टेट को अपनी लैंड अपने पास रखनी चाहिए, उनको कहना चाहिए जी हमारी इक्विटी है, बाहर से जो भी आता है वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो टेक्नोलॉजी लेके आए और लेबर हमारी। अगर हम इस तरीके से लेके चलते और रीट मॉडल करते, इसको हम पब्लिक ऑफरिंग में भी डाल देते, तो मैं समझता हूँ कि आज ये बड़ा अच्छा एक मॉडल बन सकता था हमारे लिए जी। और ये 10 मिलियन हेक्टर। वज़ीर आज़म साहब ये भी तो कह रहे हैं अशफाक साहब के चीन में लेबर जो है ना वो महंगी है, इसीलिए चीनी ताजर जो है वो पाकिस्तान आकर कारोबार करें। सर जी, वो यही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अगर एग्रीकल्चर साइड पे हम देखें तो पाकिस्तान के हमारे सीजनल लेबर होते हैं कि जो एग्रीकल्चर सीजन में करते हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग या अगर आप जो लेटेस्ट स्केल पे लेके जाएंगे इन चीजों को, तो मेरा ख्याल है वो राउंड द ईयर भी चल सकते। तो वजीर आजम साहब यही कह रहे हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जी अगर फर्ज करें, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, स्पिनिंग यूनिट है पाकिस्तान में काफी स्पिनिंग, अगर चाइना में ऑर्डर दे और हम अगर चाइना के सप्लायर बन जाएं तो ये के लिए भी आसानी होगी, वहाँ स्पिनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो ऐसी काफी चीजें जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर पिछले 2 सालों में मौजूदा हुकूमत ऐसे इन्वेस्ट ना कई ऐलानात कर चुकी है, दावे कर चुकी है, जरा वो सुनिएगा ऐलानात। कतर $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। I am extremely grateful to you. Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. UAE के प्रेसिडेंट इज्जत माब जनाब मोहम्मद बिन जायद के साथ उस मीटिंग के बाद $10 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान नहीं हुआ, $10 अरब की कमिटमेंट हो गई है। सर क्यों ऐसा है कि माशी टीम जो है इन ऐलानात को हकीकत में नहीं बदल पाती है, या अभी तक तो नाकाम है हकीकत में बदलने से? देखिए, इसकी वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ करण, कि अगर फर्ज करें आप इस किस्म के मुआहदे जब करते हैं तो वो ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और उसके रेट ऑफ रिटर्न। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो होती है ना, जिनके इक्विटी रिस्क प्रीमियम या डेट रिस्क प्रीमियम जो है ना, कंट्री रिस्क प्रीमियम जिसको हम कहेंगे, वो हायर है, तो उनको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक है, और हमें 25 दरवाजों से काम करना पड़ता है। SIFC का मतलब ये था कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा, जिसको मेरा ख्याल है चलने नहीं दिया गया। और अब तो मेरा ख्याल है IMF भी टूट पड़ा है कि जी इसको आप मातहत करते हैं BOI के या मर्ज करते हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक है, इस किस्म की पॉलिसी जब आप लाते हैं, जब तक आप इन्वेस्टर को कहेंगे कि भाई आप मेरे कंट्री में हो, तो वो ये सोचेगा कि यार इधर के लोकल इन्वेस्टर क्यों नहीं। लोकल इन्वेस्टर तंग हुआ है आपकी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी, स्पेशली इनके जो रिफंड निकल लेते हैं, हायर टैक्सेशन रिजीम है, जो हाई हैंडेड है हमारे यहाँ पर चीजों में, हम सूबाई टैक्सेस। चले उम्मीद करते हैं वजीर आजम जो चाइना में MOU साइन कर रहे हैं वो हकीकत में भी बदलें और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तख्तुल्लाह साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की बात करेंगे। ईद उल अज़हा करीब है, लेकिन वो ईद उल अज़हा भी नहीं मना सकेंगे। क्यों? जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ एक और बदतरीन मुतासिबाना रवैया इख्तियार करते हुए ईद उल अज़हा से कबल
मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी लगा दिया है। इस मरतबा तो मोदी हुकूमत ने बात गाय से भी आगे बढ़ाकर बछड़े, ऊंट और दीगर जानवरों की कुर्बानी को भी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया है। दिल्ली हुकूमत ने तो ज़बीहे पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने तक की धमकी भी दी जा रही है। भारत में मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी रियासतों के अलावा बाकी तमाम रियासतों में गाय का गोश्त रखना या कुर्बानी करना गैर कानूनी है और इस पर सख्त तरीन सज़ाएँ मुकर्रर हैं। इस मरतबा मगरबी बंगाल में भी बीजेपी की कामयाबी के बाद हुकूमत ने गाय और बैल की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने बीजेपी हुकूमत की इस चाल का तोड़ यूँ निकाला कि उन्होंने इस साल गाय की कुर्बानी न करने का फैसला कर लिया है ताकि इंतहा पसंद हुकूमत को यहाँ गाय पर सियासत का मौका ही ना मिले। जबकि दीगर इलाकों में भी मुस्लिम हलक़े मसाइल और तनाज़ात से बचने के लिए गाय की कुर्बानी से इजतनाब करते नज़र आ रहे हैं। बीजेपी हुकूमत की इस नफरत अंगेज़ पॉलिसी ने हिंदू मवेशी व्यापारियों को शदीद ख़तरात से दोचार किया है। ये खबरें भी आ रही हैं कि हिंदू व्यापारी मुसलमानों से जानवर ख़रीदने की अपीलें कर रहे हैं। जिन्होंने पूरा साल मवेशी पाले, उनकी फ़रोख्त ईद उल अज़हा से वाबस्ता होती है, लेकिन अब जानवर न बिकने की वजह से वो भी शदीद माली परेशानी का शिकार हो रहे हैं। हैरान कुन तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं जिनमें हिंदू गाय बेचने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और पाबंदी हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ एक ट्विस्ट भी है, जहाँ एक तरफ मुसलमानों पर पाबंदी है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया का तीसरा बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भी है और हर साल गोश्त की बरामदात मुसलसल बढ़ भी रही है। 2025 में भारत ने दुनिया भर में 15,60,000 मीट्रिक टन गाय का गोश्त एक्सपोर्ट किया और 2026 में गाय के गोश्त की भारतीय एक्सपोर्ट बढ़कर 17 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाने का अंदाज़ा है। दुनिया भर में बीफ का 11% हिस्सा भारत पूरा करता है। जी हाँ, वही भारत जहां गाय के नाम पर मुसलमानों के गले काट दिए जाते हैं, मासूम मुसलमानों के घर जला दिए जाते हैं। मोदी हुकूमत की अक़लियतों के खिलाफ इन ही बदतरीन कार्रवाइयों की वजह से दुनिया भर में भी आवाज़ें उठ रही हैं। मोदी के हालिया यूरोप के दौरे में उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के नेदरलैंड्स पहुंचने से पहले ही वहां के वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ के हवाले से तशवीश जाहिर की थी। इसके बाद जब मोदी नॉर्वे पहुंचे तो उन्हें अखबार के एक कार्टून में मक्कार मदारी दिखाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्वे की सहाफ़ी हेली ने मोदी से सवाल पूछ लिया, वज़ीर आज़म मोदी, आप दुनिया के सबसे आज़ाद मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते? जब नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके तो फिर सहाफ़ी ने इंडियन वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मोदी की जानिब से सहाफ़ियों के सवाल न सुनने पर शिकवा भी किया तो उन्हें जवाब सिर्फ ये मिला, इंडिया अजीम मुल्क है, अक़लियतों के साथ होने वाले जुल्म की कोई वजाहत नहीं दी गई। दी भी कैसे जाती? हकीकत छुपती जो नहीं है, आप जितनी भी छुपाने की कोशिश कर लें। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी। जुमे को मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।